देखिए और कीजिए, थोड़ा और कीजिए, और कीजिए, थोड़ा सा और थोड़ा थोड़ा माइनर है तब, थोड़ा सा और, बस छोड़ दीजिए। हम्म। ठीक है ना? ठीक है। अगला चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, है ना? यहाँ स्टार्ट करेंगे कार्य ऊर्जा व शक्ति। ठीक है ना? टॉपिक लिख लिया आप लोग, है ना? तो स्टार्ट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून शिशुपाल कुमार। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज वर्क। कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? बताइए कोई। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क डन। वो आदमी क्या किया? कार्य किया, है ना? वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज said to be done whenever whenever force is applied on object and object displaced या move displaced some distance along direction of force। यानी कार्य तब कहा जाएगा, कार्य तब कहा जाएगा जब भी फोर्स लगाएंगे, जब फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट कुछ विस्थापित हो जाता है, कुछ मूव कर जाएगा, है ना? किधर? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इधर फोर्स लगाएंगे उधर, है ना? यानी बोल सकते हैं कि वर्क डन होने के लिए, है ना, एक फोर्स चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। दूसरा चाहिए डिस्प्लेसमेंट, है ना? फिर लिखते चलिए। डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। प्रतिमा जी गुड आफ्टरनून। तुम्हारी सहेली रे कहाँ गई? आ रही है। हो गया। अब एक जनरल केस लेते हैं, अब इस जनरल केस लेते हैं, है ना? जनरल केस लेते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसका मास m रखा हुआ है, ये क्या है? सरफेस है जिस पर डिस्प्लेस होगा, है ना? और इस पे एक फोर्स लगा ऐसे, है ना? कोई आदमी ऐसे खींच रहा है, ऐसे बल लगाया, है ना? बल लगाया और ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हो गया इधर, यहां से कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो ए से डिस्प्लेसमेंट हुआ।
एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो अब मान लेते हैं कि ये जो विस्थापन इधर हुआ है, फोर्स इधर लगा है, विस्थापन इधर हुआ है, तो कितना एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, मान लेते हैं थीटा, है ना। तो वर्क डन कितना होगा, हाँ एफ एस कोस थीटा। तो वर्क डन जो है ना, हम लोग देखेंगे वो फोर्स जो विस्थापन की तरफ कितना है, तो एफ का दो कंपोनेंट हो गया, एफ का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कोस थीटा, एफ का इधर कंपोनेंट कितना होगा, एफ साइन थीटा, एफ का दो कंपोनेंट, एक इधर एफ कोस थीटा, एफ का इधर कंपोनेंट एफ साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट है वही जो है इसको यहां से यहां तक पहुंचा रहा है ना। ये फोर्स इसको तो ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विस्थापन किसके वजह से हुआ है, एफ कॉस थीटा। इन्हें बोल सकते हैं कि वर्क डन जो है वो कौन सा फोर्स वजह से हो रहा है, तो एफ कॉस थीटा, है ना। अब विस्थापन कितना हुआ यहां से यहां तक, एस, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। ये जो वर्क डन का फॉर्मूला जो हो गया एफ एस कॉस थीटा, यानी ये थीटा पे भी डिपेंड करता है। डॉट होगा, वो इंटू का साइन है, वो क्रॉस साइन नहीं है। इंटू और क्रॉस में अंतर है जी। इंटू मल्टीप्लाई जैसे हम बोल दिए 5 गुने 4, इट इज नॉट 5 क्रॉस 4, ठीक है ना। तो जब हम यानी एफ कोस थीटा और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किए, डॉट से भी नहीं करेंगे, लोग सोचेगा दशमलव हो गया वो, है ना, तो क्रॉस ऐसे हो गया। तो जब दो वेक्टर का, हम लोग जानते हैं जब दो वेक्टर का जब डॉट करते हैं ए डॉट बी, तो ये हो जाता है ए बी कोस थीटा। जब दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं जी, है ना, तो क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा, साथ साथ एक डायरेक्शन, साथ में क्या मिलता है, एक डायरेक्शन। मतलब जब वेक्टर हम पढ़े थे या पढ़ाए तुम लोग तो समझाए थे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार का होता है, एक डॉट और दूसरा होता है क्रॉस, है ना। डॉट में जो वैल्यू मिलता है वो स्केलर वैल्यू मिलता है ना। जब क्रॉस करते हैं दो वेक्टर का, तो ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड है और साथ साथ क्या मिला है, डायरेक्शन मिला है। फिलहाल यहाँ पर ए बी कोस थीटा के टर्म में है, तो इसको लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। अच्छा अगला पेज में लिख देंगे, इसको लिख लिए। यानी इसको ए बी कोस थीटा के फॉर्म में है, तो वर्क डन हम लिख सकते हैं कितना, एफ फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लिखेंगे एफ डॉट एस। यानी दो वेक्टर जो यानी हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इज, वर्क डन क्या होता है ना, इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। इसलिए वर्क डन क्या है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर, अरे दो दो, दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, स्केलर होता है, गुड। सो वर्क डन इज स्केलर, वर्क डन इज स्केलर, मतलब अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है, ठीक है। तो वर्क डन का मेन फॉर्मूला क्या मिला है, एफ डॉट एस या फिर एफ एस कोस थीटा, है ना। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। समझ में आ रहा है ना जी, क्लियर है, आपको नहीं लिखना है, लिख लिए।
ठीक है, लिखिए आप लोग ना। आप देखिए थोड़ा सा इसका SI यूनिट के बारे में देख लेते हैं, है ना। जैसे कि वर्क डन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है वो FS cos थीटा होता है, यानी F.S, है ना, ये चीज होता है। इसके SI यूनिट क्या हो जाएगा जी? फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, न्यूटन मीटर, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं? जूल, है ना। यानी अच्छा, इसका जो है CGS यूनिट क्या होगा? अर्ग। इसको बोलेंगे CGS को डायरेक्ट अर्ग ना बोल के, न्यूटन का फोर्स का CGS क्या होता है? डाइन, है ना। थोड़ा सा फोर्स के बारे में जानकारी आपको देना पड़ेगा, है ना। देखिए जो फोर्स होता है ना, फोर्स, जिसका फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सलरेशन होता है। इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट फोर्स का डायरेक्ट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, जिसको हम लोग एन से दिखाते हैं। और उसका वही CGS यूनिट जो होगा, है ना, वो होता है डाइन। और याद रखेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन? 10⁵ डाइन। ये चीजें ठीक है ना, फोर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका CGS यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन का क्या होता है? फोर्स का डाइन। और मीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, है ना। डाइन सेंटीमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ग। तो क्वेश्चन आ सकता है जो अर्ग है वो किसके बराबर है? तो डाइन सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, सुधारिए। अब बताइए कि दोनों के रिलेशन में जो 1 जूल है, हाँ, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। कैसे आता है पता है आपको? बताइए कैसे आता है, आप ही बताइए कैसे आता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग कैसे होता है? आओ, को होगा ना प्रूफ कैसे? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये एक रिलेशन याद रखना है, लेकिन आदमी भूल जाए, जैसे रटने के लिए आदमी रट लेता है। अगर भूल जाए तो आप ऐसे कीजिए, जैसे दिख रहा है ना, 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? अरे रुको भाई, 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है ना। न्यूटन मीटर को ही ना जूल बोल रहे हैं, है ना। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, डाइन है। और 1 मीटर क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 डाइन सेंटीमीटर। और हम बताए हैं कि डाइन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? अर्ग के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? ये चीज ठीक है ना जी, आपको समझ में आ रहा है ना? देखो तो क्या बोलिए आप ना। तो अब यहां से एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हम आता है तो बन जाएगा। चलो, ये दिख रहा है पहला क्वेश्चन, रीड कर लोगे ना?
चलो इस क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट किया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है ना, इज होल्डिंग ए बकेट। क्लियर दिख जा रहा है ना? एक बकेट को पकड़ा हुआ है ना, बाय अप्लाइंग अ फोर्स 10 न्यूटन। 10 न्यूटन बल लगा के उसको क्या है ना, पकड़ा हुआ है। अब पकड़ के ही मूव्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर। पहले वो 5 मीटर डिस्टेंस चला, हॉरिजॉन्टल चला, है ना, एंड देन क्लाइम्स अप वर्टिकल डिस्टेंस। उसके बाद ऊपर की तरफ चढ़ा कितना, 10 मीटर। तो बताना है फाइंड द टोटल वर्क डन बाय हिम। उसके द्वारा किया गया टोटल कार्य कितना होगा। हाँ, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन लिखते चलना है, नोट्स बनाना है, क्वेश्चन भी साथ साथ लिखते चलना है, ताकि रिवाइज करो तो सारा कुछ ठीक ठाक से रहे। कितना आया? नहीं आया? अरे क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन लिख लिए? लिखाइए, क्वेश्चन लिखे हैं कि नहीं, है ना? इधर लाइए, यहाँ लाइए ना, पहले से पढ़े हुए हैं। यहाँ क्लास का मतलब सीखने आना है। मेरा टेस्ट तो कोई ले नहीं पाएगा झारखंड में, क्योंकि खुद हम इंजीनियर हैं, बीटेक में बैठे सिंदरी, है ना, कितना एटीएन निकाले हुए हैं। ये सब गोबर चीज पढ़ा रहे हैं या अलग चीजें हैं, लेकिन नोट्स बनाना है क्लास में। पहले तो नोट्स कॉपी लीजिए बढ़िया से। हाँ, तो रफ है तो नोट्स कॉपी। आप लोग नोट्स कॉपी है कि नहीं? दिस इज, है ना, नोट्स बनाइए अच्छे से। उन लोग को देखे, देखो इन लोग को नोट्स कॉपी, जब इन लोग शुरू से क्लास कर रहा था तो इन लोग को जो है नोट्स है ना जी, ठीक है। नोट्स फिजिक्स का है ना टोटल, तो नोट्स बनाइए, है ना, नोट्स आपका नोट्स है ना। हाँ, नोट्स बनाइए, एवरीथिंग आपको लिखना है बोर्ड पे, एकदम शॉर्टकट नहीं मारना है। रफ है तो घर पे जाके आपको नोट्स में, तो फिर आपका समय बर्बाद होगा ना, फिर आपका समय बर्बाद होगा। अरे इतना समय कहाँ रहता आदमी के पास, आपको घर पे जा। हाँ, तो ठीक है, ठीक है, आपकी इच्छा, लेकिन नोट्स बनाइए, है ना। कितना आंसर आएगा? 150 आएगा। और कोई? आप नहीं बनाए? बगल वाले बनाए? नहीं बनाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देखिए, है ना, समय ज्यादा नहीं देंगे। बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी है ना, कोई भी आदमी यदि बकेट को पकड़ेगा, या तो ऐसे पकड़ेगा या फिर ऐसे पकड़ कर, कोई भी, कौन सा पोजिशन ले, ऐसे वाला या ऊपर, किसी भी, कोई कैसे भी पकड़ते हैं तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। पकड़ने में जो फोर्स, ऊपर। ऐसे पकड़ेंगे तब भी फोर्स ऊपर। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। क्या है? ऊपर की तरफ। अगर हम बकेट अगर यहां पर ले लिया जाए, है ना, तो हाथ से जो है इसको फोर्स फोर्स ऊपर लगाना पड़ा होगा। कितना? 10 न्यूटन। ठीक है, यानी फोर्स का डायरेक्शन क्लियर हो गया। अपर जब भी पकड़ेगा या होल्ड करेगा ऊपर की तरफ लगाएगा। पहले ये जो है, अब इसको इधर दिखाते हैं, फोर्स लगाया है ऊपर, पहले ये चला है इधर, पहले ये चला है इधर, है ना, कितना बताइए? कितना? 5 मीटर। 5 मीटर मान के चलते हैं, तो ये पहले वर्क डन W1 किया होगा, है ना। या इसको थोड़ा सा अरेंज करने के लिए पहले इसको यहीं से डाल के दिखा देते हैं। पहले ये इधर चला, है ना, 5 मीटर, उसके बाद सीधे अपवार्ड चला, कितना? 10 मीटर। 2 बार वर्क डन कर रहा है,
एक बार इधर वर्क डन किया W1, एक इधर कितना है W2, है ना। अब देखा जाए हम 1 by 1 निकालते हैं। W1 कितना हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, कोस 90 कितना होता है 0। वर्क डन कितना हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जो कोई आदमी अगर पकड़ के अगर सीधा चल रहा है तो कोई कार्य नहीं किया। यहाँ वर्क डन कितना हो गया 0। जब ऊपर जा रहा है तो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना 10, डिस्प्लेसमेंट कितना 10, थीटा कितना, क्योंकि फोर्स भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो थीटा कितना 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होगा 1, तो आंसर कितना हो गया 100। तो आंसर कितना हो जाएगा 100 जूल। तो फाइनल जो आंसर होगा वो कितना आएगा 100 जूल, 100 जूल। किसी को आपत्ति है इसमें, बताइए इसको। ऑनलाइन में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लगता है कि सब कुरकुरे खा रहा होगा आराम से, है ना। ऐप ऑन कर लिए, आराम से खाना खा रहे हैं, कोई जवाब देना नहीं है। इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आप लोग को जो है पूरा घर पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। यानी क्लास में पढ़े वो तो है ही, साथ में कोई बुक लेना होगा और पूरा स्टेट मारना होगा। टीजीटी का कोई भी इस एग्जाम में जो भी मार्केट में मिल जाए, अरिहंत का मिल जाए, आपको मिलेगा, टीजीटी पीजीटी एक साथ मिलेगा। नहीं बुक है अभी तो पता नहीं है मार्केट में कौन सा आया है, एक बार देख के बता देंगे। नहीं इसके पहले जो बुक आया था ना, तो हम जाके मार्केट में सर्च किए थे, तो वो टीजीटी और पीजीटी एक साथ था। ऊपर का नाम हमको नहीं याद है कौन सा है, ऊपर जो भी कवर क्या था, कौन सा राइटर था। अच्छा ठीक है, तो अभी पता है क्या करना है, एक वो हिंट्स देते हैं, है ना, कि जैसे कि यदि मार्केट में बुक नहीं मिले, है ना, तो सबसे एग्जाम में 11-12 की एग्जाम की जो होता है ना 11-12, क्योंकि आपका सिलेबस 11-12 का है कि नहीं, तो उसका जो बेसिक बुक होता है ना वो बनाइए। अब बेसिक बुक कौन सा है, जैसे प्रदीप हो गया, एनसीईआरटी नहीं बनाना है। एनसीईआरटी हम तो ऑनलाइन में पूरा बुराई करते हैं एनसीईआरटी के, ऑनलाइन सबके सामने। हम 11-12 भी पढ़ाते हैं तो हम एनसीईआरटी का सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, उसका क्वेश्चन लास्ट कराते हैं, कोई काम का नहीं है एनसीईआरटी। उससे बेटर है प्रदीप, हम पढ़ाते हैं एसएल अरोड़ा से 11-12 का। एसएल अरोड़ा इज बेस्ट बुक, है ना, अच्छा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल भी आप लोग को नहीं लेना है एसएल अरोड़ा, है ना, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो कोई भी सिंपल बुक, ठीक है, वो देख लेना है। अगर और भी अच्छा अगर नॉलेज फिजिक्स में करना है तो नीट वाला बना लेना है। मेडिकल का भी क्वेश्चन आसान होता है, टीजीटी लेवल का ही होता है, टीजीटी पीजीटी लेवल का ही नीट भी होता है, ठीक है। तो बाकी जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं ये सब भी सिंपल जनरल है। अब इस लिख लिए ना, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन हमेशा हम टीजीटी का लेके चलते हैं, जैसे कि इसको हटा दें, इसको हटाएंगे तो लास्ट में जो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो है टीजीटी का दिखेगा। टीजीटी 2004 का क्वेश्चन हो गया, है ना, टीजीटी 2011 क्वेश्चन हो गया, टीजीटी 2016 क्वेश्चन हो गया, मतलब इसी टाइप से है ना, गतिज ऊर्जा पर आधारित है टीजीटी 2010। जितना क्वेश्चन हमको मिलता है उतना क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। अभी कोई एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है तो कोई मिक्स क्वेश्चन है, तभी हम मिक्स क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ट्राई किया जाए कि आपको वेक्टर पता है कि नहीं पता है। यदि आप वेक्टर नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन को नहीं बनेगा आपको, तो नया स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो वेक्टर जो है थोड़ा सा हम हिंट्स कर देते हैं, क्योंकि हमको वेक्टर में तो डॉट प्रोडक्ट से मतलब है ना वर्क डन में, किससे मतलब है, हाँ, जब दो फैक्टर का डॉट करते हैं तो आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से करते हैं, के को के से करते हैं। जैसे अगर हम बोल दें कि भाई 2i, जैसे क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में जो यूज होना है, जैसे बोल दिए 2i + 3j, है ना, यहाँ डॉट है कितना से 3i + 2j, समझ में आ रहा है ना। तो इसको डॉट कैसे करेंगे, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6 प्लस जे को जे से करेंगे 3 दूना 6, कितना हो गया 12, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना।
बस, बाकी वेक्टर नहीं जानते हो तो हम बता रहे हैं वो इतना से काम चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। इस क्वेश्चन को जो है हम अगर सोल्व किया जाए तो क्वेश्चन में दे रखा है फोर्स का वैल्यू दे रखा है ये वाला, है ना, किसी पार्टिकल पर लग रहा है जो कितना डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन कितना होगा, है ना, यानी ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। अच्छा, ऑनलाइन में सर समझ गए, ठीक है, अरिहंत अच्छा है, देखो जी ऑनलाइन में बता रही विदुषी कुमारी अरिहंत अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, घटना चक्र भी अच्छा है। नीट के क्वेश्चन बताएं, कुछ भी क्वेश्चन नीट क्वेश्चन मेरा इंक्लूड रहता है, जो भी क्वेश्चन देते हैं उसमें नीट क्वेश्चन इंक्लूड रहता है, लेकिन उसमें से नीट जो नीचे लिखा रहता है ना उसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ताकि ये पता न चले कि नीट क्वेश्चन है। तो हम जो क्वेश्चंस कराते हैं ना बिल्कुल टीजीटी लेवल का रहता है या थोड़ा सा ऊपर लेवल का रहता होगा, पीजीटी भी समझ जाइए। नीट भी क्वेश्चन रहता है इंक्लूड। जितना हम पढ़ा रहे हैं थ्योरी के साथ साथ जितना हम न्यूमेरिकल कराते हैं, अगर उतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन जो है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि लगे कि हमको हार्ड है। टीजीटी के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो क्या क्या हो जाएगा भाई, ऐसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है एफ डॉट एस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो भाई फोर्स कितना दे रखा है बताइए, आई प्लस 5J प्लस 7K डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है 6I, देखो के जे नहीं दे रखा है, 0J लिख सकते हैं, सही बोली, प्लस 9K ऐसा दे रखा है। अब बताइए आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुने 6, यहां पर 1 है ना, 1 × 6 कितना हो गया 6, जे को जे से 0 हो गया ना, 5 × 0, के को 9×7 = 63, आंसर कितना हो जाएगा 69 जूल। क्लियर है ना बात, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। यानी हम दो टाइप का वर्क डन देख लिए, पहला सिंपल थीटा पे बेस्ड और दूसरा वेक्टर। वर्क डन निकालने का 4 तरीका होता है, पहला एक एरिया से भी निकाल सकते हैं तो अभी हम बात करेंगे एरिया, और दूसरा होता है बाई इंटीग्रेशन, है ना। तो 4 तरीका से हम लोग वर्क डन निकालते हैं। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन 2 प्रकार का हो गया, ठीक है, इन लोग का भी आंसर आ गया था, वेरी गुड। हो गया ना, समझ में आ रहा ना आपको, बाकी लोगों को समझ में आ गया, हमको दिख रहा, ठीक है। आज थोड़ा हम सीरियस है क्या है, पहले हंसते थे, आज खाए नहीं है इसलिए आज गुस्सा ज्यादा हो जा रहे हैं, है ना, चलो होता है कभी कभी। नेक्स्ट क्या पढ़ा रहे थे, चलो वर्क डन हम लोग समझ चुके हैं, अब लिखेंगे केस 1, केस 1, केस 2, अब फिर लिखेंगे केस 3। पहला थीटा लिखेंगे 0 डिग्री, वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना जी, दूसरा थीटा लिखेंगे 90 डिग्री, फिर लिखेंगे तीसरा थीटा 180 डिग्री। देखो थीटा 0 डिग्री, थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर 0 डिग्री बोल रहा है इसका मतलब ये है कि भाई दोनों एक ब्लॉक है जिसके, है ना, इधर लग रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, दोनों क्या पैरेलल है, तब थीटा 0 डिग्री होगा। यानी फोर्स का डायरेक्शन भी इधर और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी इधर, तो वर्क डन जो हो जाता है एफ एस कॉस 0, कॉस 0 कितना हो जाता है 1 होता है, तो ये एफ एस हो गया, और यही मैक्सिमम हो गया वर्क डन, ये क्या हो गया दिस वर्क डन इज मैक्सिमम। और क्या होता है दूसरा कि दिस वर्क डन इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी है, क्या है ये पॉजिटिव है ना। ऐसे भी cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है ना, cos 0 का वैल्यू, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, इसलिए क्या हो गया ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। तो पहला केस हो गया ये चीज, इसके एग्जांपल पर बताने का सकता नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसी के डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वही उसका एग्जांपल हो गया, ठीक है, कोई अलग से नहीं है। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री हो इसका मतलब यह है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, आप फोर्स ऊपर लगा रहे हैं एफ और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये तो गलत बात हो गया ना, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। फोर्स ऊपर लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो वो कार्य नहीं किया,
ठीक है, क्योंकि फोर्स ऊपर लगा रहा है तो ऊपर ही मूव करना चाहिए था, लेकिन मूव किधर कर रहा है, 90 डिग्री पे। यानी फोर्स का कोई कंपोनेंट इधर हो ही नहीं सकता है। हो सकता है क्या? एफ कोस 90 जीरो, यानी फोर्स ऐसे लगाते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट होता ही नहीं है, यानी इसको डिस्प्लेसमेंट में इस फोर्स का कोई योगदान नहीं। यानी इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो, है ना। कोई एग्जांपल बताइए, कोई एग्जांपल बताइए। हाँ वो तो सिंपल हो गया, जो भी एक क्वेश्चन कराए थे कि एक आदमी बकेट पकड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है। और एक एग्जांपल सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन होता है ना, बाई टेंशन हो, जैसे हम बोल दिए एग्जांपल में, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे वर्क डन, बैकग्राउंड से भी समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। वर्क डन बाय टेंशन, समझते हो ना, कौन सा टेंशन की बात हो रहा है? रस्सी वाला टेंशन, दिमाग का टेंशन नहीं है ना, उससे यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है टेंशन। ये रस्सी की जो टेंशन होगा, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, है ना, इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अच्छा आज हिंदी में बोल ही नहीं रहे हैं, आज भुला गए, है ना, आज हिंदी में बोल नहीं रहे हैं। तो टेंशन द्वारा सर्कुलर मोशन में कार्य क्या होता है, जीरो। क्यों जीरो होता है, क्यों जीरो होता है, तो देखो, जब मान लो कि एक पत्थर को बांधे और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, या ऐसे घुमा दो चाहे ऐसे घुमा दो, सर्कुलर मोशन। इस पत्थर को जिसका मास एम है, इसको ऐसे घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए, ठीक है ना, ऐसे घुमा दिए। ये तो रस्सी है, रस्सी में क्या लग रहा होगा, तनाव, रस्सी में तनाव इधर लग रहा होगा, दिस इज टेंशन, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, ऐसे ही हो ना, ऐसे ही मूव कर रहा है ना, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, तो वर्क डन बाय दिस टेंशन इज, समझ में आ गया ना बात? इसकी एग्जांपल एक लिख सकते हैं। तीसरा क्या हो जाता है ना, अब तीसरा करने के लिए वो मिट गया, लिखो इसको जल्दी, जैसा स्पीड में लिखना है ना, हाँ वो तो मिनिमम होगा, निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है ना। रोप का टेंशन, बिल्कुल सही, विदुषी कुमारी। कुली, हाँ कुली द्वारा भी, कुली का एग्जांपल भी सही है। देखो डायलॉग मारे तो किसी लोग जागरूक हो गया, है ना, सब एक्टिव मोड में आ गया, जवाब दे रहा है सब। लो भाई हम क्या कर दिए, अब हिल गया। हो गया ना ये वाला पार्ट, हो गया। चलो अब इसका जो है तीसरा जो था, यहाँ पे ये क्या था केस, केस क्या था यहाँ पे, तीसरा, अब 180 डिग्री, मतलब 180 मतलब भाई ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तब ना एंगल 180 डिग्री होगा। यानी फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन इधर, बल इधर लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये हो गया 180 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है, -1, कितना होता है, -1, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, होता है कितना, माइनस, निगेटिव। तो ये जो वर्क डन है ये है निगेटिव, है ना, निगेटिव है, मिनिमम है कि नहीं, कितना है, निगेटिव वर्क डन है। एग्जाम्पल बताइए कि वर्क डन निगेटिव कब होगा, एक दो कम से कम एग्जाम्पल दीजिए, यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो दिमाग में रहना चाहिए। मैंने आज एक क्लास हमको वर्क डन फिनिश करना है विथ न्यूमेरिकल, तो 20 मिनट हो रहा है, चलो। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में वर्क डन निगेटिव होता है, ऐसा जरूरी थोड़े ना है। हाँ स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, क्योंकि दोनों क्या है, 180 डिग्री है, तो एक ही प्लेन में मोशन हो रहा है, सही बात है, लेकिन ये एग्जांपल नहीं हुआ।
हाँ 180 डिग्री बनाओ, क्या हो सकता है, दिमाग सोचना है। कौन सा ऐसा मोशन है जिसमें फोर्स लगा रहे हैं उल्टा और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उल्टा? दो को ऐसा एग्जांपल हमको दिख रहा है ना? है? ऐसे ये लिख लिया ना, ये लिख लिया ना, ये वाला चीज है, कोई बात नहीं है। देखो, पहला वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन फॉरवर्ड मोशन। तो इसका एग्जांपल, अच्छा ये लिख लिया था ना सारा चीजें। हाँ, तो इसका एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल में वर्क डन बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण बल द्वारा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन फॉरवर्ड मोशन, यानी जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जब मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो घर्षण द्वारा लगाया बल निगेटिव होगा। कैसे? जैसे मान लो कि ऐसे एम है, नीचे क्या रफ सरफेस है ना जी, अब मान लो कि इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फ्रिक्शन तो इधर ही लग रहा है ना। घर्षण क्या करता है, अपोज करता है ना, पता है ना। घर्षण क्या करता है, गति को अपोज करता है। तो घर फ्रिक्शन इधर और मोशन उधर, क्या हो गया, वर्क डन निगेटिव हो गया। एक और एग्जांपल, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल उस पर निगेटिव कार्य करता है। दूसरा एग्जांपल, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हिंदी में लिखते चलेंगे, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ऑन अपवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख देते हैं, अपवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट, ऊपर की ओर है ना जाने वाले वस्तु पे, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल निगेटिव कार्य करता है। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो विस्थापन ऊपर हो रहा है ना, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा, है ना, नीचे लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी mg, ये ना गुरुत्वाकर्षण बल हो गया है। हाँ, जी हो गया एक्शन ग्रेविटी, लेकिन फोर्स तो mg करेगा ना। फोर्स, फॉर दिस इज फोर्स, फोर्स वेट को फोर्स बोलते हैं ना, mg नीचे फोर्स होता है mg, है ना, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, यानी एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। कोई आपत्ति नहीं, है ना। चलो ये चीज समझ गए हम लोग। अब इसका वर्क डन के 2 पॉइंट और है, 2 पॉइंट और है इसमें। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, है ना। ठीक है, हटा दें, हटा देते हैं, ठीक। अब देखते हैं आगे, स्पीड इन हो रहा है जी, स्पीड में नहीं पढ़ा रहे हैं, स्लो कर देंगे, समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। अगला पॉइंट है ग्राफ। क्या है, ग्राफ, ग्राफ, ठीक है ना। ग्राफ के बारे में, यदि ग्राफ जो है किसके बीच में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे ग्राफ ऐसे दे दिया भाई, ऐसे दे दिया, ये फोर्स लगा हुआ है ना, ये फोर्स है, फोर्स लगा हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट बोल देता है भाई, है ना, x1 से लेके कहां तक डिस्प्लेस हो रहा है, x2 तक, है कि नहीं। तो इसका तो लिख देंगे ग्राफ में, एरिया अंडर, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो क्या हो जाएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, है ना, गिव्स
वर्क डन। यानी बल और विस्थापन के जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल कार्य, है ना, कार्य देता है ना, वर्क डन है, वर्क डन निकलता है उससे। यानी इसका एरिया, एरिया इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, वर्क डन। एरिया इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन। सिंपल सा ग्राफ का क्वेश्चन होगा तो क्या कर देना है, एरिया निकाल देना है। देखना होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ है कि नहीं, है ना। एरिया लिख के लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, लंबाई फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हो गया ना। लंबाई गुने चौड़ाई, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क डन। ये रहा ग्राफ। एक और ग्राफ आएगा, है ना। लिख लिए, लिख लिए ना, चलिए। अच्छा लिखो लिखो, हम भी लगता है ज्यादा स्पीड पकड़ लिया। यानी हिंदी वाले लिख लेंगे, है ना, बल और विस्थापन के बीच, है ना, क्षेत्रफल, है ना, कार्य देगा, वर्क डन देगा। इसका एरिया, जहां ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट एरिया निकाल देना है, डायरेक्ट एरिया, ठीक है। क्योंकि ग्राफ अगर ये दिख रहा है कि कांस्टेंट फोर्स है, क्या दिख रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ना। ग्राफ ऐसा हो, ठीक है, जहां पे ग्राफ तो हो लेकिन फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है। कैसा लग रहा है, वेरिएबल फोर्स। का वेरिएबल मतलब समझ में आता है आपको, वेरिएबल जो बदल रहा है, नॉट कांस्टेंट, है ना, जो बदल रहा है उस फोर्स को। जैसे ग्राफ यदि ऐसे आ गया, ऐसे आ गया और ग्राफ ऐसे दे दिया, यानी इधर फोर्स का है, इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट का है, इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट का है। अब देखो भाई, अब x1 से लेके x2, क्या आप लोग इसका एरिया निकाल पाएंगे, क्या एरिया निकाल पाएंगे। एरिया ही क्या देगा, वर्क डन देगा। लेकिन हमको पता है ना आप निकाल पाएगा ना हम निकाल पाएंगे एरिया। कर्व है ना, ट्रायंगल होगा तो निकाल देंगे, रेक्टेंगल होगा तो निकाल देंगे, है कि नहीं। ऐसे कैसे निकलेगा, है ना, ऐसे कर्व इस टाइप से एरिया नहीं निकाल पाएंगे। ये लड़की निकाल लेगी क्या, पूछो तो। हाँ हम वही बोलने जा रहे हैं, पहले ही बोल दी तू। अब जाओ, नहीं बोलेंगे हम, अब तो बोल दी। तो बोले कि एरिया, तो या तो एरिया अगर पॉसिबल है तो निकाल लो, यदि नहीं तो इसका तरीका और है, एरिया हम निकाल देंगे बाय इंटीग्रेशन। क्या निकाल देंगे, एफ डॉट डी एक्स, है ना, ये ना होता है x1 से लेके x2। ऐसे भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो है इसका कुछ इक्वेशन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, इक्वेशन। मान लेते हैं इसका इक्वेशन जो है, फोर्स का इक्वेशन दिया है एफ एक्स। ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेना है ना, क्वेश्चन करेंगे, मान लो कोई इक्वेशन के फॉर्म दिए रखा है, जहां इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो समझ लेना है कि वहां पर वर्क डन इंटीग्रेशन से निकलेगा। इक्वेशन दिया है तो ऐसे ग्राफ नहीं देगा, तो क्वेश्चन के टर्म दे। क्वेश्चन सारे, हर टाइप का क्वेश्चन मेरे पास है। तो अगर एरिया नहीं निकाल पाएंगे तो एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये आया कैसे फॉर्मूला, है ना, ये देखो ऐसे आया। जैसे कि हम बोले कि एफ डॉट एक्स होता है ना, एफ डॉट डी एक्स वर्क डन फॉर्मूला होता है ना, ऐसा समझना है चीज है। एफ जब dx स्मॉल है, डिस्प्लेसमेंट क्या छोटा है, तो वो कार्य भी छोटा होगा, तो यहाँ का डी डब्ल्यू, पता है डी डब्ल्यू पी स्मॉल वर्क डन। जहाँ स्मॉल डी लगता है ना, इट इज स्मॉल चेंज, दिस इज स्मॉल चेंज, स्मॉल वर्क डन। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल, छोटा विस्थापन है तो कार्य भी छोटा होगा, डी डब्ल्यू। अब ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ तो अब बात अलग है कि इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी है ना, थोड़ा सा बताना पड़ेगा हमको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन के यूज होगा, जहां जहां यूज होगा हम साइड में थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। जब डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स हो जाएगा ना, एफ डॉट डी एक्स, है कि नहीं जी। आप जब लिमिट लेना पड़ेगा, यहाँ डी एक्स है ना, x1 से लेके x2 ऐसे लिमिट लेना पड़ेगा, ठीक है।
अब डी डब्ल्यू किसी को dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये पढ़ना होगा इंटीग्रेशन में। डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, w हो जाएगा। dy के क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, w हो जाएगा। यानी ये इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, w होगा। लेकिन ये तो नहीं रह गया, तो क्या लिख दिया हमने इसको, लिख दिए एफ डॉट डी एक्स, है ना, कहां से, x1 से x2। यानी वर्कडन का एक और फॉर्मूला आ गया इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के टर्म में फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो चार तरीका से हम लोग वर्कडन निकाल सकते हैं। तो चारों तरीके हम दोबारा बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। हो गया, हो गया, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बोले अभी जितना सिखाए हैं उसमें वर्क डन यानी कार्य निकालने का चार तरीका है। पहला तरीका बताओ कि भाई वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। वर्क डन हम लोग निकालेंगे, ये क्या निकल गया, वर्क डन इक्वल टू होता है एफ एस कोस थीटा। दूसरा तरीका क्या है, वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग, एफ डॉट एस, है ना। ये दो टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तीसरा तरीका क्या है, एरिया, है ना, ग्राफ, है ना, ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, कर्व। और चौथा तरीका क्या है, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स बाई इंटीग्रेशन। इसमें क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन। इसमें जो यूज होना है, जब भी क्वेश्चन में फोर्स इक्वेशन के टर्म में दिया रहेगा, जैसे बोल देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे फोर्स इक्वेशन दे दिया, तो समझ जाना है कि वहां पे इंटीग्रेशन लगना है। क्या लगना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये जो है फिजिक्स में बहुत आसान इंटीग्रेशन यूज होता है ना। इंटीग्रेशन कैसे यूज होगा, जैसे बोल देगा कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो जो भी पावर है एक बढ़ जाता है ना। तो एक से पावर 3 बटा जो ऊपर बढ़ेगा वही पावर नीचे लिखेंगे, यही हो जाता है ना। साथ में सी भी लिखते हैं, यार एक ही फॉर्मूला यूज हो जाता है इंटीग्रेशन में, फिजिक्स में एक ही फॉर्मूला से बन जाता है बाय इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो भी पावर में एक जोड़ देते हैं और जो पावर ऊपर है वही पावर हम नीचे लिखते हैं, साथ में सी लिख देते हैं, बस हो गया इंटीग्रेशन, है ना। इतना ही यूज होगा फिजिक्स, खासकर टीजीटी में तो इतना ही यूज होना है, ठीक है। बाकी में इंटीग्रेशन हम पढ़ा दिए हैं, पूरा लंबा से 1-2 क्लास लिए होंगे हम। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला है ना, पावर एन बढ़ गया, दो में से एक बढ़ गया, जो ऊपर पावर वही नीचे पावर, जो ऊपर पावर वही नीचे पावर, देखो वही लिखे हैं। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन यूज होगा, जो क्वेश्चन करेंगे अभी तो समझ में आ जाएगा। तो चार तरीका से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। हो गया ना, लिख लिए, आपको समझ में आ रहा है ना, दिक्कत नहीं ना है, स्पीड नहीं हो रहा है ज्यादा, कुछ भी ये बोलना है, स्पीड ज्यादा बोले के साथ स्पीड हो रहा है,
कम है तो ज्यादा स्पीड पढ़ाई है, एवरेज है तो बोल देना कि एवरेज ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होगा बोल देना है। हो गया, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। अब हम लोग जो है ना वर्कडन के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं, वर्कडन के बारे में सारा जानकारी हो चुका है ना? समझ में 4 प्रकार से निकलता है। अब क्वेश्चन कर लेंगे तो और करेक्ट हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा हम लोग समझ चुके हैं कि यूनिट इसका है ना, इसका कुछ यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी देखते हैं, जो एनर्जी या फिर वर्कडन। एनर्जी वर्कडन एक ही चीज होता है ना, एनर्जी बोले वर्कडन बोले, है ना, एक सब एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा, इसका पहला यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग जानते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, जूल होता है, पता है ना क्या होता है, जूल। चलो दूसरा यूनिट बोलते हैं, इसका जो है ना, ये तो पहला ऐसा यूनिट हो गया, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, है ना? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है इसको, एनर्जी का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? ये छोटा एनर्जी है। जैसे आमतौर पे हम बहुत पहले भी बहुत बता चुके थे कि अगर किसी पे गुस्सा निकालना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका तो समझे क्या हुआ, अब वो कम एनर्जी का आदमी, है ना? माने इतना छोटा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माने उसको फील भी नहीं होगा। हाँ, साइंस में गुस्सा में ऐसे ही निकलना है, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट औकात मेरा, है ना? उसको समझ में भी नहीं आया, हम अपना गुस्सा निकाल भी दिए। हाँ, तारीफ हो रहा है, और हम उसके ऊपर अपना, है ना, गुस्सा निकाल भी दिए। तो पता है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, आप पढ़िएगा बाद में। यानी यहाँ पर क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, वन जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसका विशेष समझना है तो बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन में जब 1 वोल्ट बैटरी लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन नाचना स्टार्ट हो जाता है ना। और भाई बैटरी में 1 वोल्ट की बैटरी लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस ऊर्जा से वो काइनेटिक एनर्जी जो डेवलप होगा उसी को बोलते हैं हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 वोल्ट जब जो है पोटेंशियल बैटरी जब लगाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी नहीं समझना है, अभी तो बस ये समझना है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका वैल्यू होता है, ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 10 के पावर माइनस 19 जूल। देखो 1 जूल भी नहीं है, कितना है, 10 के पावर माइनस 19। समझ में आता है 10 के पावर माइनस 19 कितना छोटा हो गया, नेग्लिजिबल से भी माइनस में बोल दो उसको, है कि नहीं? 0.001 जूल कहते फिर भी नेग्लिजिबल बोलते हैं, 0.00019 बार करना पड़ेगा, है ना, तब 1 होगा, इतना छोटा है। तो इसीलिए हम लोग किसी को अगर गुस्सा में बोलना है तो ये बोलना है, अब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना छोटा, बड़ा गाली हो गया एक तरह से ये। अब देखो तीसरा, कैलोरी भी यूज करते हैं ना एनर्जी में, हीट के टर्म में एनर्जी, हीट का हम लोग ऊर्जा में कैलोरी बोलते हैं, या हम लोग खाते पीते से बोलते हैं कितना कैलोरी खाया, है ना? 1 कैलोरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई होगा क्या ही होगा, ठीक है? अरे चलो कुछ भी हो गया तो क्या होगा, 4.18 या फिर 218 या फिर बोल देते हैं 4.2 जूल, ठीक है ना? ये हो गया। एक और यूनिट यूज करेंगे जो सबसे बिगेस्ट यूनिट होगा एनर्जी का, और ये जो यूनिट है ना वो तुम्हारे बिजली विभाग वाला यूज करता है एनर्जी का यूनिट। कौन सा होगा, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इस बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं, है ना? हाँ, तो इसको बस 4 को लिख लेना है, कभी एग्जाम में पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा बिगेस्ट यूनिट हो जाएगा या लार्ज यूनिट हो जाएगा, लार्ज यूनिट लिख देते हैं इसका, इसका वैल्यू है थोड़ा ज्यादा होता है, लार्ज यूनिट, है ना? क्या हो जाएगा, 1 kWh, किलोवाट आवर, है ना? ये अगर जूल में इसको चेंज करें तो 3.6 10 के पावर 6 जूल। 1 जूल से तो बताओ 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 6 कितना होता है, लाख होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना? यानी 3.5 गुना लाख, यानी 1 लाख नहीं, 3.5 लाख गुना 1 जूल से इतना ज्यादा एनर्जी है ना? तो 1 किलोवाट आवर जो है कितना जूल के बराबर होता है, इतना, है ना? यही हम लोग घर में जो बिजली उत्पादन करते हैं, जो बिजली का यूज करते हैं, ये 1 यूनिट रहता है। 1 kWh क्या होता है, 1 यूनिट। यानी घर में जो है 1 यूनिट जो बिजली हम लोग खपत करते हैं उसका वैल्यू कितना है, 3.6 10 के पावर 6 जूल के बराबर है ना?
इतना ज्यादा ऊर्जा है, लिखते चलो 4 को यूनिट मिल चुका है, यही यूज ज्यादातर होगा, है ना? है? हाँ, कितना देखो टाइम हो गया अनिकेत, लगाओ उसको, ओला वीडियो वो लगाओ ना, स्क्रीन दिख जाएगा। 55 मिनट हो गया टाइम। तो वर्क अगला क्लास में, अभी समझ, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया एक बार रीड कर लेगा सब। अब क्वेश्चन, इसके ऊपर 4 क्वेश्चन करेंगे हम, 4 से 5 क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें देखो पोर्शन जो है हम पूरा रेंडमली है। एक क्वेश्चन ये हो गया, देखो ये भी वर्कडन का क्वेश्चन है, ये भी वर्कडन का क्वेश्चन है। इसके बाद देखो ग्राफ का क्वेश्चन ले चुके हैं, मतलब सब प्रकार का हम जितना पढ़ा रहे हैं सब टाइप का। ये देखो इंटीग्रेशन लगेगा इसमें, इक्वेशन के फॉर्म में है ना, इसमें इंटीग्रेशन लगेगा। ये भी इक्वेशन के टर्म में है, लगेगा, ठीक है। ये भी ग्राफ है। तो 5-6 क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ वर्कडन के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या स्टार्ट होगा, एनर्जी। तो वर्कडन में क्या है, इस वर्क और एनर्जी में क्या पढ़ना है, वर्कडन पढ़ चुके हैं, एनर्जी पढ़ना है, फिर पावर पढ़ना है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कि नहीं। तो उसी के ऊपर जो है क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी के ऊपर आ जाता है, वो वर्कडन के ऊपर था ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं रिवाइज करके आना है, ठीक है ना सारा चीज। चलो ओके, थैंक यू। काटो काटो।